राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अधिकारी वर्ग आज के इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं, महाविद्यालय विद्यार्थी, मेरे परम आत्मीय साथियों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड शाखा की तरफ से महाविद्यालय विद्यार्थियों की एक ऑनलाइन शिविर, ई शिविर की योजना बनकर उसका हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में एक भिन्न प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वैसे देखा तो हम सभी एकत्र आकर एक दूसरे से प्रत्यक्ष भेंट करते हुए, परस्पर बातचीत करने से और एक दूसरे से परिचय होने से अत्यधिक आनंद होता और संघ की पद्धति वही है। परंतु आज की जो विवशता है, जो कोरोना महामारी के कारण हम उस प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर पाते, इसलिए एक वैकल्पिक मार्ग को हमने अपनाया है। आज वर्तमान के जो तंत्र ज्ञान है, इसके कारण हम इस प्रकार के काम करने में सुविधा भी है। मित्रों, हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में हैं। कल शाम तक विभिन्न सत्रों में बौद्धिक शारीरिक कार्यक्रम के द्वारा यह शिविर संपन्न होने वाला है। हम में से कई लोग अच्छी संख्या में संघ के शाखा से संबंध रखने वाले स्वयंसेवक होंगे। कई लोग नए परिचित होकर संघ के संपर्क में, स्वयंसेवकों के संपर्क में आए होंगे और इस कार्यक्रम में हम भाग ले रहे होंगे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो एक उत्सुकता से, कुतूहल से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए होंगे कि फेसबुक में कहते तो फेसबुक है, लेकिन सामने फेस तो दिखता नहीं है। तो इसलिए एक दृष्टि से मैं दीवार के सामने, कैमरा के सामने बोल रहा हूं, इसलिए सामने के चेहरे की प्रतिक्रिया तो वक्ता को पता नहीं चलता। तो इसलिए आप सभी मेरे वाणी भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं उसको समझ भी पा रहे हैं। ऐसे मैं विश्वास रख के कुछ विचार आपके सम्मुख इस उद्घाटन सत्र में रखने का प्रयास करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य भारत में 90 वर्षों से अधिक, 9 दशकों से अधिक चल रहा है और आज आरएसएस राष्ट्रीय रंगमंच पर केंद्र बिंदु पर पहुंच गया है। इसका अर्थ मैं ये नहीं समझता कि संघ के लोग सरकार में आ गए हैं, केंद्र के राज्यों में कुछ सत्ता में आ गए इसलिए हो गया, ऐसे में मैं नहीं मानता। उस कारण से नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के संदर्भ में, हिंदू समाज के विषय में, भारत के इतिहास, भारत के वर्तमान और भविष्य के बारे में जो विचार इतने वर्षों से रखते आया है, उस विचार के एक दृष्टि से आज सर्वत्र स्वीकार्यता दिखाई देती है। ठीक है, आज भी कई लोगों के मन में कई प्रश्न हैं, शंकाएं हैं। कुछ लोग विरोध भी करते होंगे, ठीक से नहीं जानने के कारण भी विरोध होता है, अज्ञान से। कुछ लोगों के अपने अपने कुछ, उनके भी कुछ अलग लक्ष्य हैं, उनके भी कुछ स्वार्थ हैं, या उनके भी कुछ प्रामाणिकता से भी भिन्न मत हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग तो समाज में हमेशा रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेंटर स्टेज ऑफ भारतीय नेशनल लाइफ, राष्ट्रीय जीवन के केंद्र बिंदु पर आया है। इसका मतलब यह है, आज किसी प्रकार के देश के विषय के बारे में किसी को कुछ कहना है, करवाना है या उस विषय को आगे बढ़ाना है, समाज में इस विषय के बारे में परामर्श करना है, वो संघ के कार्यकर्ताओं से, संघ के पदाधिकारियों से जरूर मिलते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को
रोज मिलते हैं, यह अनुभव में आता है। क्योंकि संघ के जो कार्यकर्ता है यह प्रामाणिकता से ऐसे राष्ट्र के हित के, समाज के हित के विषयों को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमारे विचार इनके सामने रखना चाहिए, ऐसे उनको लगना स्वाभाविक है। संघ के कार्यकर्ता भी, स्वयंसेवक भी समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सारे क्षेत्रों में आज स्वयंसेवक छोटी बड़ी मात्रा में किसी न किसी प्रकार से सक्रिय हैं। वहां संगठन बनाए हैं, संस्थाएं खड़ी किए हैं, वहां किसी न किसी प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। समाज के लोगों को साथ में लेकर उनके सहयोग के साथ समाज जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, भारत के जीवन को फिर से एक बार परम वैभव पर पहुंचाने के लिए स्वयंसेवक देश के बड़े शहरों से लेकर, जिला केंद्रों से लेकर, मंडल केंद्रों से लेकर गांव-गांव तक, दूर दराज के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र तक स्वयंसेवक आज सक्रिय हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता सर्वत्र दिखाई देते हैं, सक्रिय ही दिखाई देते हैं और प्रामाणिकता से कार्य को अपने कंधों पर लिया है। ये जब अनुभव में लोगों को आता है, स्वाभाविक रूप से संघ के बारे में उनके मन के अंदर के जो भावनाएं हैं वह एक अपेक्षा के, प्रशंसा के, समर्थन के होते हैं। इसका अनुभव हम कब करें? इसी अर्थ से मैंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह कार्य आज राष्ट्र जीवन के केंद्र बिंदु पर पहुंच गया है। संघ के कार्य दो प्रकार के हैं। एक है व्यक्ति निर्माण का कार्य। व्यक्ति निर्माण का कार्य चरित्र निर्माण का है, मैन मेकिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है। हमारे देश के सभी महापुरुषों ने, किसी भी पंथ संप्रदाय के हो, किसी के कालखंड के हो, जिनको हम महापुरुष मानते हैं, जिनको देश के लिए मार्गदर्शक विभूतियां ऐसे हम मानते हैं, ऐसे सभी हस्तियों ने मनुष्य अच्छा हुए बिना समाज और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। यह सर्वत्र सदा का यह अभिप्राय है, अनुभव है। इसलिए मनुष्य को ठीक करना। अब देखिए भगवत गीता में विभिन्न योग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब भगवान कृष्ण ने जो कहा है, तो इस योग के मार्ग से मनुष्य अपने को अच्छा बनाए, श्रेष्ठ नागरिक बनाए, मनुष्य दैवत्व के तरफ जाने के लिए अपने यात्रा प्रारंभ करें, यही उसके इच्छा है, अपेक्षा है। इसलिए संतों के वाणी हो, ग्रंथों की वाणी हो, पंथों के मार्ग हो, ये सब मनुष्य को अच्छा बनाना चाहिए। यह सर्वत्र यह मत है, अनुभव है। इसलिए संघ ने व्यक्ति निर्माण का इस कार्य को अपने हाथ में लिया। मनुष्य अपने लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छे व्यक्ति बने। अच्छा कौन है ये हम सब जानते हैं, अच्छा बुरा सबको मालूम है। अच्छा रहना, बुरा बन जाना यह अपने अपने हाथ में है, लेकिन अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही मार्ग क्या है, गलत रास्ता क्या है, सब जानते हैं। इसलिए आदत बननी चाहिए। व्यक्ति निर्माण का कार्य केवल उपदेश के नहीं है, आचरण के हैं। तो इसलिए वो आदत बननी चाहिए, स्वभाव बनना चाहिए, व्यक्ति की प्रकृति बननी चाहिए। इसलिए संघ के कार्य में व्यक्ति निर्माण पर बहुत जोर है। मनुष्य को शील से, चारित्र से, ज्ञान से, कर्म से संपन्न बनाना, यह व्यक्ति निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम संघ कार्य का है। संघ कार्य के दूसरा आयाम क्या है महत्वपूर्ण, वो है समाज का संगठन। अपने समाज विभिन्न प्रकार की विविधता से युक्त है, लेकिन विविधताएं झगड़े के कारण नहीं बनना चाहिए। विविधताएं आनंद के, सुगंध के एक कारण बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार विविधता ही दूरी बनाने में कभी कभी काम आ जाते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। इसलिए समाज की एकात्मता, राष्ट्र की एकता, यह संगठन के अंदर ही निहित है। जहां संगठन है वहां ताकत है, शक्ति है। हम सब जानते हैं एक उंगली से काम नहीं होता, तो 5 उंगली मिटते तो वो मुट्ठी हो जाती है। एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, लकड़ी को बांध कर रखेंगे तो उसके अंदर ताकत होती है। हम सब ये अत्यंत प्राथमिक बात है, इसको हम जानते हैं। इसलिए समाज संगठित जब रहता है वो किसी भी प्रकार के बाहर के आक्रमण को भी वो सामना कर सकता है और आंतरिक शिथिलता को, उसको भी वो सामना कर सकता है।
दुनिया के इतिहास यही कहता है, कोई भी देश हो वह यदि संगठित है, वह न केवल संकट से जूझकर, संकट से जीतकर आगे बढ़ा है, लेकिन कई प्रकार के नए नए आयाम को अपने जीवन में जोड़कर उन्नति प्राप्त की है। इसलिए समाज का संगठन संघ कार्य के दूसरा आयाम है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, व्यक्ति निर्माण और समाज का संगठन। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आग्रह है, ये समान रूप से व्यक्तियों के अच्छा बनाना और समाज को संगठित करते जाना, यह समान रूप से संघ का कार्य है। इसलिए इन दोनों के बिना संघ कार्य बिल्कुल कुछ नहीं है, यही संघ कार्य है। तो ये करना है तो इसके एक आधार चाहिए, एक अधिष्ठान चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। ये सब क्यों करना, व्यक्ति निर्माण और समाज का संगठन काय के लिए? हमारे जो परम प्रिय भारतवर्ष है, इस महान राष्ट्र को, प्राचीन राष्ट्र को, संस्कृति और सभ्यता के जो दुनिया के सामने के एक उदाहरण है, इस राष्ट्र को फिर से एक बार परम वैभव तक पहुंचाने के लिए एक श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते एक बलवान, समर्थ, स्वाभिमानी, शक्तिशाली और विश्व कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में इसको खड़ा करना है। इसलिए इसी लक्ष्य को लेकर संघ का कार्य है। व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन केवल निर्हेतुक नहीं है, कोई बिना उद्देश्य के हम नहीं कर रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है, लक्ष्य उदात्त है। दूसरा आयाम है, वो है संघ के कार्य के जो लक्ष्य है परम वैभव के, इसके साथ साथ एक अधिष्ठान है। इस कार्य को किस आधार पर, किस विचार की दृष्टि, कौन से दर्शन के आधार पर हम कर रहे हैं? भारत की राष्ट्रीयता या हिंदुत्व है। इस राष्ट्रीयता के आधार पर भारत को खड़ा करना चाहिए। भारत के सभी महापुरुषों ने, अब उदाहरण के लिए हम ले, भगवान बुद्ध से ही ले, भगवान बुद्ध ने जो विचार व्यक्त किया वह भारत के मिट्टी के विचार है। तृष्णा ही दुख का मूल है, मनुष्य उससे परे होकर आत्म साधना में लगना चाहिए। करुणा, ये बुद्ध, ये भारत के राष्ट्रीय विचार है। ऐसे हम शंकर को देखते हैं, ऐसे विवेकानंद को देखते हैं। विवेकानंद आधुनिक काल के मनीषी हैं। विश्व भर में उन्होंने हिंदुत्व के दिग्विजय करते हुए और उसके परिचय उन्होंने दिया। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने भारत के राष्ट्रीयता क्या है और राष्ट्र के संदेश क्या है, यहाँ के जीवन दर्शन क्या है, हिंदुत्व क्या है, इसको उन्होंने नए संदर्भ में व्याख्या की। महर्षि अरविंदो हो सकते, महात्मा गांधी जी ने रामराज्य की कल्पना की, सर्वोदय के विचार उन्होंने रखा, आश्रम में वो रहे, सत्याग्रह नामक चीज को उन्होंने खोज निकाला। ये सब भारतीय चिंतन से, विचार से, यहाँ के मिट्टी से उपजे हुई बातें हैं। और महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा, मेरे जीवन सत्य के एक निरंतर प्रयोगशीलता है। हिंदुत्व और कोई बात नहीं है, वह सत्य के निरंतर खोज है, यही महात्मा गांधी जी ने कहा। तो इसलिए हिंदुत्व यहाँ के राष्ट्रीयता है। महर्षि अरविंदो ने उत्तरपाड़ा भाषण में कहा था, उत्तरपाड़ा भाषण उन्होंने जेल कारावास से बाहर आने के बाद महर्षि अरविंदो ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी के नाते जब काम कर रहे थे, उनको जेल में रखे थे अंग्रेजों ने, तो वहां से रिहा होकर बाहर आने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भारत के जो सनातन धर्म है वही भारत की राष्ट्रीयता है। इसलिए भारत के वेद है, उपनिषद के संदेश है, यहाँ के भगवत गीता है, यहाँ की स्मृतियां हैं, ये सारे जो विचार व्यक्त करते हैं, यहाँ के गुरुवाणी है, सिखों के हो, जैनों के हो, बौद्धों के हो, ये सारे चीज भारत के केवल पूजा पाठ पंथ के विचार नहीं है, ये श्रेष्ठ धर्म के विचार है। एक राष्ट्रीयता उसके अंदर निहित है। उन सब के मिलकर जो एक टोटल बनता है, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व किसी एक पूजा पाठ के, उपासना पद्धति के नाम नहीं है। हिंदुत्व यह भारत के राष्ट्रीयता का नाम है। तो हिंदुत्व ये नाम दिया है, हिंदुत्व तो है ही पहले से। सृष्टि को देखने की अपनी दृष्टि है, मनुष्य को देखने की दृष्टि है। अब उदाहरण के लिए हर व्यक्ति के अंदर जड़ चेतना में ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम जगत, यह भारत के विचार है। इसलिए हम एक नई गाड़ी को अपने घर में लेके आए
तो भी हम तो पूजा करते हैं उसके। वो तो निर्जीव है, यंत्र है, फिर भी उस गाड़ी को, मोटरबाइक को हम पूजा क्यों करते हैं? हम भूमि की पूजा करते हैं, जल की, नदी की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा हम करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा करते हैं। यानी जो सृष्टि में बने हैं उस सब की पूजा इसलिए करते हैं, इन सब के अंदर हम ईश्वर देखते हैं। ये हिंदुत्व है। भले ही वेद में, उपनिषद में हिंदू नाम, हिंदू शब्द नहीं आया होगा, तो इसलिए हिंदू शब्द बाद में आया होगा। ऐसे ही अपने और प्रकृति के संबंध है। हम प्रकृति के संतान हैं, इसलिए प्रकृति को हम मां मानते हैं, निसर्ग को हम मां मानते हैं। तो ये मातृवत जो दर्शन है वो भारतीय चिंतन है, इसको हम हिंदुत्व कहते हैं। देखिए, ये सारी चीज पहले से हैं, हिंदुत्व नाम बाद में आया। जैसे न्यूटन के सिद्धांत हम सब जानते हैं। न्यूटन के सिद्धांत क्या है? वो कोई भी चीज ऊपर से छोड़ दिया तो नीचे भूमि के आकर्षण के कारण भूमि के केंद्र की तरफ वो खींच जाता है। तो उन्होंने वो सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरा, उनके मन में, दिमाग में विचार प्रारंभ हो गया। उन्होंने सोचा वस्तु नीचे क्यों गिरते हैं, तो विचार तो हो गया, लेकिन उसको हम न्यूटन सिद्धांत कहते, न्यूटन लॉ कहते। क्या न्यूटन के जन्म से पहले सेब पेड़ से नीचे नहीं गिरता था क्या? ऊपर चला जाता था क्या? तो हमेशा ही गिरता था। न्यूटन ने इस विषय को, उन्होंने खोज निकालकर उसको कारण बताया, इसलिए उसका नाम न्यूटन सिद्धांत हो गया, न्यूटन तत्व हो गए, न्यूटन लॉ हो गए, न्यूटन के नियम हो गए। लेकिन नियम तो प्रकृति के नियम है, इट इज ए नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ उसको डिस्कवर करने का काम न्यूटन करने का काम न्यूटन लॉ हो गया। इसलिए सत्य को हिंदू लोगों ने खोज निकाला, इसलिए उसको हिंदुत्व कहते हैं। सत्य तो प्राचीन काल से है, जब से सृष्टि है तब से, जब से मनुष्य की सृष्टि है तब से। इस सत्य को कहने वाले लोग हिंदू होने के कारण उसको हम हिंदुत्व कहते हैं। तो इसके आधार पर भारत के राष्ट्र के निर्माण होना चाहिए। ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने नहीं कहा। लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी जी हो, विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, इन सारे लोगों ने अलग अलग शब्दों में यही विचार को अपने समय समय पर रखा है। इसलिए हिंदुत्व यह अधिष्ठान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य की। इसी के आधार पर व्यक्ति निर्माण, इसी के आधार पर समाज का संगठन, इसी के आधार पर भारत के लक्ष्य के, उन्नति के, भारत के परम वैभव के यह कार्य हासिल करना है। तो इसलिए इस कार्य को हम अपने हाथ में लिए। लेकिन इसमें हिंदुओं को भी, कई बार हिंदू तो कहते हैं जन्म से हिंदू हैं, नाम मात्र के हिंदू को स्वाभिमानी जागृत हिंदू बनाना संघ का कार्य है। असर्टिव हिंदू, आग्रही हिंदू, वो जागृत होकर हिंदू। व्यक्तिगत हिंदू तो बहुत है, हम घर में अपने पूजा पाठ करते हैं, बाकी करते हैं, कोई और करते हैं। हम शादी विवाह के कार्यक्रम करते हैं तो पंडित को दिखाकर मुहूर्त तय करते हैं, तो करते तो हिंदू के विचार के आधार पर ही करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन का है ऐसे हम मानते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत जीवन के हिंदू को सामाजिक हिंदू बनाना, सामाजिक दृष्टि देना, केवल कुटुंब तक जो हिंदू सीमित होता है उसको सामाजिक आयाम देना संघ का काम है। कर्मकांडी या धार्मिक हिंदू बन जाता है। हिंदू केवल पंथ नहीं है, कर्मकांड नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, इसलिए हिंदू ये राष्ट्रीय है। इसलिए कर्मकांडी पांथिक हिंदू को राष्ट्रीय हिंदू के रूप में देखना और उसको विकसित करना। स्वार्थी हिंदू हो सकता है, उसको सेवाभावी हिंदू बनाना। दिग्भ्रमित संभ्रमित हिंदू हो सकता है, उसको ध्येयवादी और विचार से स्पष्ट, विचारनिष्ठ ध्येयवादी हिंदू बनाना। असंगठित हिंदू है, उसको संगठित हिंदू बनाना। असंगठित इसलिए है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कई प्रकार की विविधता होने के कारण, जाति है, भाषा है, प्रांत है, पंथ है, ये सारे विविधता के कारण हम असंगठित हैं, तो इसलिए उनको संगठित हिंदू बनाना। इसलिए उसी हिंदू के एक नए रूप में राष्ट्रीय हिंदू, संगठित हिंदू, ध्येयवादी हिंदू, विचारनिष्ठ हिंदू, जागृत हिंदू, सेवाभावी हिंदू, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है। तो इसलिए इस मार्ग पर संघ पिछले 90 वर्षों से चलता आया है।
तो इसलिए आज विश्व के कोने कोने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जहां पहुंचे हैं, वहां भी 10 हिंदू है तो भी उनके संगठित करने के प्रयत्न स्वयंसेवक करते हैं। इतना ही नहीं, वहां के समाज के लोगों के साथ भी समन्वय से, सामंजस्य से, स्नेह से, आत्मीयता से रहने के पाठ सिखाते हैं। विश्व में कहीं भी गए हिंदू, वहां संस्कृति के सुगंध को लेके जाना चाहिए। हम आक्रमण करने नहीं गए, किसी को नष्ट करने नहीं गए, हम तो सभी को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारा प्रयास है। प्रणवंतो विश्व मार्ग, हमारे वसुधैव कुटुंबकम, इसी दृष्टि से करते हैं। लेकिन जो प्रकृति के विरोधी हैं, मानवता के विरोधी हैं, इस प्रकार के जो सर्वसमावेशक विचार के विरोधी हैं, वो अपने को संघ विरोधी भी मानते हैं, क्योंकि संघ के विचार और उनके विचार में ताल्लुक नहीं रहता, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे हो जाता है। संघ तो किसी को अपने विरोधी नहीं मानता, हम तो सबको सामने लेके रखता है, क्योंकि ये हिंदुत्व का विचार है, सर्वसमावेशी विचार है। अब मैं अगले विषय पर आऊंगा। आज के उद्घाटन सत्र में मुझे और 2 बिंदु आपके सम्मुख रखने हैं। अब हम सभी महाविद्यालय विद्यार्थी हैं, यानी युवा हैं। महाविद्यालय विद्यार्थी हैं, उनके 3 मुख्य बातें होती हैं, 3 गुण होते हैं। एक है वो युवा है। युवा के अर्थ क्या है? वो आयु से कम है, भले ही अनुभव से कम है, लेकिन ऊर्जा से, उत्साह से वो भरे हुए हैं। इसलिए यौवन का, तारुण्य का, तरुणाई का अर्थ ही वही होता है, वो साहस करने के लिए तैयार है, ध्येयनिष्ठ बनने के लिए तैयार है, वो किसी भी नई चीज को प्रयोग करने के लिए वो आगे बढ़ता है। इसलिए महाविद्यालय विद्यार्थी ये युवा है। दूसरी बात क्या है? महाविद्यालय के छात्र पढ़ने लिखने के कारण वो देश दुनिया को समझता है, उसके चिंतन के क्षमता है, जानकारी हासिल करता है, इसलिए उसको कोई ठग नहीं सकते, उसको बुद्धू नहीं बना सकते, वो जागृत है। तो इसलिए महाविद्यालय विद्यार्थी ऊर्जावान युवा है, उत्साही है, उसके साथ साथ ज्ञानवान भी है, जानकारी रखता है, कौन से ठीक है नहीं है वो समझने की उनकी क्षमता आज है। तीसरी बात क्या है? वो युवा होने के कारण 25 साल से कम रहते भी बहुत सारे क्षेत्रों में वो अपने योगदान कर सकता है। इसलिए किसी भी देश के भवितव्य, भविष्य के निर्माण में युवाओं के एक सहज रूप से भूमिका होती है, उनके योगदान होता है, क्योंकि उनके सामने अधिक वर्ष सामने है। जो 60-70 साल की उम्र के व्यक्ति है वो सोचता है मेरे जीवन के संध्या काल तो आ गया भैया, लेकिन युवा ऐसे नहीं सोचता, मेरे सामने के जीवन पूरा खुला है। तो इसलिए इन तीनों कारणों से महाविद्यालय विद्यार्थियों के एक महत्व बनता है। वो ज्ञानवान है, वो ऊर्जावान, उत्साहशाली है, और वो भविष्य के निर्माता भी है। तो इसलिए महाविद्यालय विद्यार्थियों के इस शिविर में कुछ बातें आपके सम्मुख इस संदर्भ में भी मैं रखना चाहता हूं। युवा किसी भी देश के जो तकदीर को, वहां की किस्मत को बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी, पुराने दिनों में हम देखते हैं चाणक्य, आर्य चाणक्य ने नंद राजाओं के जो वहां राज चलता था उसके बारे में हम सब जानते हैं, हम झारखंड के लोग हैं, इसलिए मुझे इतिहास में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो चाणक्य ने अपने विद्यार्थियों को लेकर एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाई। वो सब गुरुकुल में, पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, लेकिन समाज के प्रति उनके कर्तव्य को, उनके दायित्व बोध को उन्होंने जागृत किया। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उस समय समाज के हित में विद्यार्थियों को खड़ा किया। उसी बिहार में बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अलोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ और एक बार युवाओं के, कॉलेज विद्यार्थियों के, विश्वविद्यालय छात्रों के एक देशव्यापी आंदोलन को प्रारंभ किया, बिहार से किया। तो इसका अर्थ युवाओं के जो भूमिका है वो समाज के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने में उनके एक महत्व का काम है। हम दुनिया के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन के, स्वाधीनता संग्राम को हम देखें, भारत के तो हम जानते हैं, वो मदन लाल दीगरा हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो,
सुखदेव राजगुरु हो, चापेकर हो, कितने लोग देश भर में भारत मां को मुक्त करने के लिए, भारत के विमोचन के लिए वो कारावास में गए, फांसी के खंबे पर भी हंसते हंसते चढ़ गए और पूरे जीवन खपा दिया। युवा थे, सब लोग युवा थे। उन्होंने अपने सपने को साकार होते हुए अपने जीवन में देख नहीं पाए, लेकिन भारत के स्वातंत्र्य के नींव को उन्होंने रखी। काला पानी में उनको रहना पड़ा, वापस लौटे नहीं है, लेकिन अपने तरुणाई को, अपने यौवन को उन्होंने आहुति दे दी। यही कहानी दुनिया भर के है। अफ्रीका के नेल्सन मंडेला 26 साल जेल में रहे, वहां के नौजवानों को उन्होंने खड़ा किया, रंग भेद के खिलाफ, वर्ण भेद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। जापान में यही हुआ, वियतनाम में यही हुआ। दुनिया भर में हम स्वतंत्रता संग्राम के या सामाजिक परिवर्तन के अभियान को देखे, उसके इतिहास को पलट कर देखे, नौजवान लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई। इसलिए दुनिया के इतिहास कहता है, युवाओं के बिना देश में, समाज में परिवर्तन संभव नहीं है, स्वतंत्रता आंदोलन सफल नहीं हो सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के नौजवानों को लेकर आजादी फौज को खड़ा करने का एक अद्भुत प्रयास किया, हम सब जानते हैं। और युवाओं के बारे में विवेकानंद ने यही कहा, उन्होंने कहा, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, माई वर्कर्स विल कम आउट फ्रॉम them, they will work out my plan like lions। मेरे विश्वास युवाओं के ऊपर है। उन्होंने यही कहा, this is the time to decide your future, this is the time to decide your future when you are fresh, not when you are worn out and jaded। आप जब ताजा हैं, आप जब ऊर्जावान हैं, उत्साही हैं, तब आप कुछ कर सकते हो, कुछ अपने छाप दुनिया के इतिहास में छोड़ने के प्रयत्न कर सकते हो। आप जब बूढ़े हो गए, उत्साहहीन हो गए, दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, तब नहीं कर सकते। उन्होंने यही कहा विवेकानंद ने, ईश्वर के चरणों पर कौन से पुष्प चढ़ाया जाता है? मुरझाए हुए, सूखे, बासी, गंधहीन ऐसे पुष्प को नहीं चढ़ाते, ऐसे फूल को चढ़ाते हैं जो ताजा है। इसलिए अपने तरुणाई में आप निर्णय करिए, आपको किस दिशा में जाना चाहिए। यही विवेकानंद ने संदेश दिया। तो दुनिया के इतिहास में महाविद्यालय विद्यार्थियों की भूमिका भारत समेत सर्वकाल में और दुनिया के हर देश में यही कहानी है। तो संघ के कार्य भी इसी दृष्टि से युवाओं के बीच ही प्रारंभ हुआ। पूजनीय डॉक्टर जी ने जब संघ के कार्य प्रारंभ किया, उस समय उनकी आयु भी 36 सालों की थी, और उन्होंने जिनको लेकर कार्य किया वो सब 15, 16, 17, 18, 19 साल के नौजवान थे। कई लोग हाई स्कूल के और कॉलेज के विद्यार्थी थे। उनको पकड़कर उन्होंने संघ के कार्य, शाखा कार्य प्रारंभ किया, और उनके जीवन में उन्होंने एक ध्येयवाद को बोया। उस ध्येयवाद के चलते उन लोगों ने नागपुर से, विदर्भ से, उस छोटे आयु में, सुकोमल आयु में, 20-22 वर्ष के उस उम्र में केवल यूनिवर्सिटी की डिग्री पाए थे या नहीं पाए थे, दूसरे प्रांत में जाकर वहां कॉलेज ज्वाइन किए, लेकिन उन्होंने संघ कार्य को किया, जीवन खपाया उसमें, अपने जीवन की आहुति देकर उन्होंने संघ कार्य को खड़ा किया। कहते हैं वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक ध्येय। जीवन में एक बार एक रास्ते को, एक मार्ग को पकड़ा, मेरे जीवन के सफलता के लिए, सार्थकता के लिए, और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए, मानवता के लिए, ऐसे जो लेकर चलते हैं वो जीवन के अंतिम क्षण तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही निरंतर यात्रा करते हैं। इसको कहते हैं वन लाइफ वन मिशन। ऐसे होने के कारण ही दुनिया में बहुत सारे अच्छी चीजें मानव के इतिहास में स्थापित हुए हैं। कोई वैज्ञानिक है, वो अपने मन में, मस्तिष्क में, शरीर के कण कण में भर देता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए वो अपने उस खोज में, आविष्कार में, उस अन्वेषण में वो सफलता प्राप्त करता है। कोई कभी उसके दिमाग में वो काव्य की प्रतिभा जब कर बैठते, दिन रात उसको वो वही चेतना देती है, हर प्रकार के, हर क्षण में उसको आगे बढ़ाता है, तो वो एक अच्छे कवि बनता है।
मदनलाल धिंगरा क्यों स्वतंत्रता आंदोलन के एक सेनानी बना? वैसे तो फैशन करने वाला नौजवान था, पढ़ने के लिए गया था, उसका मालूम तक नहीं था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मुझे काम करना है। इंग्लैंड में था, वीर सावरकर जी के संपर्क में आ गया तो उसके जीवन के मार्ग बदल गया। उसने भारत माता के चरणों पर अपने शीश चढ़ा दिया। यह कैसे संभव होता है? वन लाइफ वन मिशन, जीवन में एक रास्ता पकड़े, एक मार्ग पकड़े तो उसी मार्ग पर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने तक सर्वस्व अर्पण करके चले। ऐसे लोगों को डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने जीवन में तैयार किया। इसलिए 15 वर्षों के उस अल्पकाल में उन्होंने अपने जीवन में वो देख सके देश भर में संघ के कार्य छोटे स्वरूप में भी क्यों ना हो, लेकिन प्रारंभ हो गया था। कोई मदद नहीं थी किसी, सरकार के विरोध, समाज के उपहास, इन सब के बीच उन्होंने इस कार्य को खड़ा किया। आज उस प्रकार के उपहास, विरोध, इन सब को पार करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व के सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्था, संगठन के नाम पे करा है। लेकिन इसमें हमें कोई बहुत मजा नहीं है, यह हमारी गर्व की बात है ही नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व में हम बड़े संगठन बनना चाहिए, इसलिए हमने काम नहीं किया। हम काम करते करते गए, वो बड़े हो गए। लेकिन देश को बड़ा करना, संघ को बड़ा करने के लिए संघ का काम नहीं है। भारत को बड़ा करना, इस हिंदुत्व को, हिंदू समाज के इस श्रेष्ठ विचार को दुनिया में फैलाना और विश्व को सब प्रकार के संकट से मुक्त करके लोक कल्याण करना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये इस विश्व मंगल के, विश्व कल्याण के कार्य करना। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने वाहवाही के लिए, अपने संगठन के बढ़तपन के लिए, बढ़ाई के लिए, अपने संगठन के विस्तार और फैलाव के लिए कार्य नहीं कर रहा है। मनुष्य के निर्माण के इस कार्य को एक श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य है। इसलिए इस कार्य में संघ आगे बढ़ा है। अब महाविद्यालय विद्यार्थी, विश्वविद्यालय छात्र हम जो है, मैंने जैसे कहा, अब हमारे सामने संघ के एक लंबे इतिहास के, उसके भूतकाल के, अतीत के एक हमारे साथ पूंजी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य इतने वर्षों से, शाखा कार्य से व्यक्ति निर्माण और समाज संगठन के कार्य के लिए तो मूल जो मूल द्रव्य मिलना चाहिए वो संघ के शाखा कार्य से। प्रतिदिन शाखा में आओ, एक दूसरे से परिचय करो, और इसके कारण, उस परिचय के कारण हम एक दूसरे के परिवार होते हुए भी एक परिवार के हैं, हम भाई भाई हैं, भारत मां के संतान हैं। एक केवल उपदेश के, वाणी की बात नहीं बनती, लेकिन अनुभव की, अनुभूति की बात बनती है। इसलिए एक तमिलनाडु के स्वयंसेवक, मैं तमिल हूं ऐसा नहीं सोचता, वो पंजाब के, बंगाल के, असम के, बिहार के, झारखंड के स्वयंसेवक और वहां की जनता, वो भी मेरे ही माँ के पुत्र है, मेरे सहोदर है, ऐसे वो अनुभव करता है, सोचता है। इसलिए सब प्रकार के भेदों को मिटाकर वो पूरे भारत के साथ तादात्म्य हो जाता है, एक मत, एक साथ, एक आत्म हो जाता है। ये संघ की चमत्कार है, शाखा में आने से ये होता है। तो इसलिए संघ कार्य में, शाखा कार्य में एक ऐसे चीजों को हम देखते हैं। 20 उदाहरण है, मैं समय के चलते इन सारे उदाहरण को अभी नहीं देना चाहता हूं। ऐसे संघ कार्य के एक महत्व का काम शाखा का काम है। संघ कार्य में स्वयंसेवक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा, परिश्रम और नेतृत्व से, अपने सहभाग से, समाज के लोगों से संपर्क, संवाद से विभिन्न प्रकार का आयाम प्रारंभ किया। व्यक्ति निर्माण के लिए तो शारीरिक, बौद्धिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर बलवान हो, संपन्न हो, आरोग्यपूर्ण हो, स्वस्थ हो, इसकी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ही था, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जब शरीर के अंदर सबलता है, शक्ति है, तब मन भी ठीक रहता है। यदि शरीर दुर्बल है, मन एकदम भयकंपित हो जाता है। इसलिए सबल शरीर में एक स्वस्थ मन रह सकता है। इसलिए शारीरिक कार्यक्रम है, बौद्धिक कार्यक्रम है, ये सब करते हैं। लेकिन स्वयंसेवक समाज के बीच रहता है ना, संघ समाज से अलग नहीं है, ये समाज का संगठन है। तो इसलिए समाज के विभिन्न कामों में
आज हमारे समाज में संगठन विहीनता है, स्वार्थ है, या वहाँ आवश्यकता है, जरूरतमंद लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, इनकी सेवा करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को दूर दूर तक पहुंचाने का काम केवल सरकार के भरोसे नहीं करना। किसी भी समाज को, अपने समाज को सबल बनाने के लिए समाज के लोगों को भी अपने काम करना चाहिए। आज देश में हजारों की संख्या में एनजीओ बनाकर नौजवान काम करते हैं। कुछ एनजीओ गड़बड़ भी करते होंगे, इधर उधर हम सुनते भी है, लेकिन इसका अर्थ सभी एनजीओ ऐसे है, ऐसे भी नहीं है। कई लोगों ने अच्छे प्रामाणिकता से भी ऐसे काम करे। ये सब नौजवान लोग हैं। मैं जानता हूं कई लोग आईआईटी से पढ़कर गांव में कृषि क्षेत्र में चले गए। कई लोग विश्वविद्यालय के अच्छे डिग्री पाने के बाद भी जल संधारण के काम में, ग्राम विकास के काम में, जनजातीय क्षेत्र के विकास में, ऐसे तरह तरह के काम में नौजवान गए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संवेदना है। मुझे समाज के लिए कुछ चुकाना चाहिए, ऐसे हैं। संघ में यही हम सिखाते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम तो यही गीत गाते हैं संघ में, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। यही तो संघ में हम सीखते हैं। तो इसके लिए केवल भावनात्मक होकर, भावुक होकर गाने से, बोलने से काम नहीं बनता। प्रत्यक्ष धरती पर, जमीन पर कुछ काम भी होना चाहिए। इसलिए संघ के स्वयंसेवक हजारों प्रकार के, देश के हजारों स्थानों पर लगभग 1.5 लाख आज सेवा कार्य कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा कर रहे हैं। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्वावलंबन की, ग्राम विकास के, परिवार पर्यावरण की रक्षा के, तरह तरह के सेवा कार्य कर रहे हैं। गो सेवा है, बाकी है। दूसरा है, आज वैचारिक क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए वैचारिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में भारत क्या है, भारत बोध क्या है, भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व इस जीवन दर्शन को मानवता के लिए योग्य है इसे हम कहते तो उसका आयाम क्या है, कैसे इसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए केवल बड़ी बातें बोलने से नहीं बनता। तो इसलिए इन सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के आयाम, कई प्रकार के गतिविधियां, कई प्रकार के कार्य, संस्था, संगठन, मंच, ये सब प्रारंभ किए। तो इसलिए इन सारे विषयों के आधार पर संघ का कार्य आज चल रहा है। बहुत सारे आयाम है। आज संघ के कार्य जो होता है, इसके 4 प्रमुख कारण है। एक, संघ के विचार, जो मैंने कहा, हिंदुत्व के अधिष्ठान, राष्ट्रीयता, अपने देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत की एकात्मता, ये हमारे विचार है। यह पहला है। दूसरा कारण है, जो संघ को नेतृत्व मिला पूजनीय डॉक्टर जी, गुरु जी सरीखे लोगों के, जिन्होंने जीवन भर परिश्रम करते हुए हजारों स्वयंसेवकों से, समाज की जनता से मिल मिलकर संघ को उन्होंने खड़ा किया। तीसरा है, संघ की जो कार्य पद्धति है, दैनिक मिलन का है, परामर्श करते हुए, संवाद करते हुए संगठन खड़ा करने का है, व्यक्ति निर्माण के है। जो संघ की कार्य पद्धति है, ये एक अनोखी पद्धति है, एक पारिवारिक शैली में है। संघ में मेंबरशिप नहीं है, संघ में कल्चरशिप है। मैंने टेंगड़ी जी ने कहा था, संघ में जो है वो सदस्यता नहीं है। हम एक परिवार के सदस्य बनते हैं तो मेंबरशिप नहीं देते। वहां आत्मीयता होती है, अंतःकरण होता है, एक दूसरे से मिलकर काम करने का होता है। तो इसलिए हम एक बड़े परिवार के सदस्य हैं, यानी उस परिवार के हम संतान हैं। यह भाव कैसे आता है? यह संघ के कार्य की विशेषता है। इसलिए संघ के कार्य पद्धति में समर्पण है। संघ के कार्य पद्धति में अधिकार नहीं है, दायित्व है। संघ के कार्य पद्धति में मैं आपको उपदेश देकर चला जाऊं, ऐसे नहीं है। मैं भी चलता हूं, आप भी मेरे साथ चलो। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। संघ की कार्य पद्धति में सब चीजें शासन से, सरकार से, सत्ता से हो। हम मांग करते रहे, डिमांड करते रहे, सरकार ये करे, सरकार वो करे। संघ ने यह नहीं कहा हम क्या करेंगे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो बात है, तो हमें अपने दायित्व को निभाना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के एक समर्पण भाव, समाज बोध, यह संघ की कार्य पद्धति है, विचार। चौथी बात है, संघ के कार्यकर्ता। संघ के स्वयंसेवक कार्य करते समय
बहुत सारे उपवास को, विरोध को उन्होंने झेला है, लेकिन संघ के कार्यकर्ता अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखा, संघ के नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करके उस अनुशासन में, उस संस्कार के साथ, उस पद्धति के साथ वो आगे बढ़े। अपने जीवन के इस लक्ष्य से मैं अलग नहीं होऊंगा, ये संकल्प लिया। हंसते हंसते, खेलते खेलते संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन को खड़ा करने के लिए समाज के साथ रहकर, समाज के सहयोग से, हम बड़े हैं ऐसे नहीं है, नम्र भाव से, स्नेह से, आत्मीयता से, सेवा भाव से संघ के कार्य आगे बढ़ा। ये कार्यकर्ता ने किया। कोई भी संगठन केवल ऊपर के नेता से नहीं होता। संघ के कार्यकर्ताओं के, जिनके नाम नहीं जानता समाज, जिनके बारे में एक प्रशंसा नहीं होती, जीवन में उनको सुख सुविधाएं नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, 2 समय के भोजन को उनको कमाने में उनके पूरे दिन के समय चला जाता है, लेकिन ऐसे लोग भी संघ के स्वयंसेवक बनकर, स्वयं होकर, समर्पण भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को खड़ा किया, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र भाव कूट कूट कर भरने का काम संघ के कार्यकर्ता ने, संघ की शाखा ने, संघ के विचार ने किया। इसलिए उसने ये नहीं सोचा मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। ऐसे नहीं। इस देश में जन्मे हर प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो, किसी भी प्रकार के हो, वो देश के लिए काम कर सकता है। यह भाव संघ ने उसके अंदर उत्पन्न किया, पैदा किया। इसलिए संघ के कार्यकर्ता सब प्रकार के परिश्रम से ये कार्य किया। महाविद्यालय विद्यार्थी हम हैं। महाविद्यालय विद्यार्थी जब कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, एक यंग आदमी, स्टूडेंट, युवा, यानी क्या, साहस, ध्येय निष्ठा, मौज मस्ती, नए प्रयोग करने के साहस, वो किसी भी प्रकार के रिस्क लेने को, जोखिम लेने को वो तैयार होता है, वो कूदता है। बौद्धिकता उसके अंदर है, दिल के अंदर ऊर्जा है, दिल के अंदर वो हिम्मत है, शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, प्रयोग करने की उसकी तमन्ना, इच्छा है। समाज के लिए सेवा भाव से, संवेदना से उसके हृदय चूर चूर होता है। मैं अभी कोरोना के इस संकट के महामारी के दौरान पर भी देख रहा हूं, देश के भिन्न भिन्न राज्यों से जो हमारे पास रिपोर्ट आते हैं, नौजवान लोग कैसे दिन रात काम करते हुए दिखते हैं। तो इसका अर्थ महाविद्यालय विद्यार्थी इस कार्य में आगे बढ़ सकता है। संघ के कार्य इनके आधार पर और नए मंजिले पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास है। मित्रों, इस उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय विद्यार्थियों के काम संघ में एक आयाम के रूप में हमने लिए हैं। इस विचार के बारे में 2 बातें आपके सम्मुख में रखता था। कॉलेज स्टूडेंट्स के काम एक विशेष आयाम है हमारे यहाँ। इस विषय के बारे में एक रचना बनाई संघ के रचना में। जैसे किसानों के संदर्भ में हमारे एक आयाम है, बालों के संदर्भ में हमारा एक काम है। जो बालक है, किशोर है, शिशु है, ऐसे स्वयंसेवकों के लिए कार्यक्रम अलग प्रकार से होते हैं। शारीरिक होते हैं, बौद्धिक होते हैं, लेकिन उनके स्तर के अलग प्रकार से होते हैं। वहां कहानी होती है, गीत होते हैं। उस आयु में जो संभव है, जो ठीक है, योग्य है, वो करते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में किसान है, उनके लिए कौन सा योग्य है, वो करते हैं। बड़े आयु के लोग हैं, 65-70 साल की उम्र के स्वयंसेवक हैं, उनके लिए कार्यक्रम अलग होते हैं। उनके समाज में उनके स्थान भिन्न प्रकार के हैं, परिवार में भी उनके स्थान अलग प्रकार के हैं। इसलिए कॉलेज विद्यार्थियों के भी समाज में, परिवार में स्थान अलग है, उनकी क्षमता अलग है, उनके सामने सपने अलग है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखकर महाविद्यालय विद्यार्थियों के कार्य की रचना संघ में की गई है। कई जगह पर नित्य शाखा नहीं होते, तो महाविद्यालय विद्यार्थियों के मिलन के, साप्ताहिक मिलन के कार्यक्रम हम करते हैं। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण के तरह तरह के आयाम विकसित हुए हैं। उन सबकी चर्चा मैं उद्घाटन भाषण में नहीं करूंगा, कल शाम तक आप विभिन्न सत्रों में इस विषय में आप भाग लेंगे, आप जरूर करेंगे। तो इसलिए महाविद्यालय छात्रों के काम में इन विषयों के करते करते हमें अच्छे, पक्के, सच्चे स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनने हैं। संघ में इसके लिए रचना है, व्यवस्था है, प्रशिक्षण है, आत्मीयता है, वातावरण है, ऐसे माहौल है। उसका सदुपयोग करते हुए हमें अच्छे, पक्के, सच्चे स्वयंसेवक बनना चाहिए। नौजवानों को जोड़ना चाहिए अपनी मित्रता से, आत्मीयता से। अपने पड़ोसी, हमारे क्लास में रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले, हमारे रिश्तेदार,
कोई भी हो, ऐसे अच्छे अच्छे नौजवानों को इस संघ कार्य के समीप लाना और उनको स्वयंसेवक बनाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, इस भाव से प्रत्येक कॉलेज के स्वयंसेवक को ये करना चाहिए। कुछ निश्चित काम हमारे ऊपर संघ देता है, तो उस काम को समझकर हम करें। हम मुख्य शिक्षक हैं, शाखा के कार्यवाह हैं, या और कुछ काम हमारे पास है, घटनायक है, संघ की शाखा के दायित्व हो या और कोई आयाम के हो, हमें अपने आयाम जो काम दिए हैं उसको समझकर हम मेरी भूमिका क्या है यह करना चाहिए। क्योंकि हर एक काम की एक कुशलता होती है, एक स्किल होता है, हर एक काम की एक उद्देश्य होता है, उसका एक स्थान होता है संघ में। उस रचना को समझना चाहिए। संघ निर्णय के अनुसार जाने की एक आदत और अनुशासन अपने अंदर आनी चाहिए। हम उच्छृंखल नहीं बन सकते, हमारी ऊर्जा बहुत है, हम यह करना चाहते वो करना चाहते, लेकिन कुछ निश्चित सोचना पड़े। विवेकानंद ने कहा तुम्हारी संवेदना बहुत है, पहले संवेदना एक तो देखो, है संवेदना है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, मेरे अंदर अपार संवेदना है। लेकिन केवल संवेदना रहने से नहीं होता, तुम्हारे कोई निश्चित मार्ग, कोई उपाय, कोई योजना है तुम्हारे साथ, ये विवेकानंद जी कहते हैं, तब आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए केवल मेरे अंदर भावना है ऐसे करने से नहीं होता, एक निश्चित योजना चाहिए, कार्य योजना चाहिए। तीसरी बात विवेकानंद जी वही कहते हैं, केवल कार्य योजना है तो नहीं, उस पथ पर चलते चलते कई प्रकार की बाधाएं आती है, कई चुनौती आती है। उस चुनौती को सामना करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारी संकल्प शक्ति टिके रहेगी। तुम ये देखो, क्योंकि कोई भी काम करते समय बाहर से या अंदर से कई प्रकार की समस्या आती है, उन समस्याओं को झेलने की भी हमें एक निर्णय के, संकल्प के, आगे बढ़ने के हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। साथ में लोग हैं, साथी लोग हैं, उन साथी लोगों के सहयोग भी तब मिलेगा, मैं खड़ा होने का, मैं प्रयास करता हूं तब मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए मैं चलता हूं तब मिलेगा। इसलिए महाविद्यालय विद्यार्थी इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। संघ को समझने का 3 प्रकार है। एक, संघ के विचार, अधिष्ठान, भारत क्या है, हिंदुत्व क्या है, भारत का इतिहास क्या है, वर्तमान क्या है। इसलिए भारत को समझना और संघ विचार को समझना, यह एक आयाम है। दूसरा एक आयाम है, दूसरे मुख्य है, संघ के कार्य पद्धति को समझना। संघ की कार्य पद्धति है मिलकर काम करना, संवाद परामर्श से करना, यह करना चाहिए। तीसरा है संघ की एक परंपरा और आयाम। तो संघ के जो अभी तक के चले हुए रास्ता है उसको भी समझकर उस इतिहास को, नए आयाम को हमें खोलना चाहिए। तो मित्रों, मैंने समय बहुत लिया है आपका, तो समय और समर्पण देने से ही संघ का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, सफल होता है, पूर्ण होता है। समय नहीं दिया, समर्पण नहीं किया, कोई कार्य अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता नहीं है। राम जी के भक्ति से हनुमान जी राम जी के लिए समय भी दिए, समर्पण भी किए, तब तो वो राम भक्त कहलाए। हनुमान जी के अंदर ऊर्जा बहुत है, लेकिन उसके एक दिशा मिल गई राम जी के कारण। हनुमान जी के अंदर व्रत है, लेकिन राम जी के कारण उस व्रत को एक ऊंचाई मिल गई। तो इसलिए समय और समर्पण देना यह आवश्यक है। दूसरा है संवाद। स्नेह के आधार संवाद है, मित्रता है, इसके आधार संवाद है। एक दूसरे से खुलकर बात करें, मिले, बार बार मिले, इच्छा हो, दूसरों को समझने के प्रयत्न हम करें, इसकी आवश्यकता है। अगला है कार्य के साथ समन्वय, सामंजस्य। भिन्न भिन्न प्रकार के काम हैं, कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो आगे बढ़ा, कभी ये है। मन संभ्रमित नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हर एक के अपने अपने महत्व है। इसलिए समन्वय से, सामंजस्य से काम करना, एक संतुलन भाव से काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक के महत्व है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, व्यक्ति भी नहीं, काम भी नहीं। लेकिन इन सामंजस्य से, समन्वय से हम काम करते हैं तो आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, सार्थकता मिलेगी। और संघ शैली के कार्य से करना चाहिए, क्योंकि सभी संगठन के एक एक अपने अपने परंपरा, विचार, शैली है। संघ ने एक शैली को उत्पन्न किया है, उस शैली में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, नौजवान लोग सपने देखने वाले होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने देश की
कॉलेज विद्यार्थी, स्कूल विद्यार्थियों से बहुत व्यापक संवाद उन्होंने किया, उनके बीच रहकर उनको समझने का जीवन भर उन्होंने प्रयास किया, उनको उत्साह और उमंग दिए, ऊर्जा दिए। ऐसे चैतन्य देने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था, आप लोगों को जरूर मालूम होगा ही, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें अपने नींद को उड़ा देते हैं। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, हम भारत को एक समर्थशाली, स्वाभिमानी, शक्तिशाली, एक विकसित भारत को देखने के लिए, अपने जीवन से उसको करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस विचार और कार्य पद्धति के आधार पर हम करें, एक अच्छे कार्यकर्ता बने, संघ को समझें, सैकड़ों लोगों को इसके साथ जोड़े। ऐसे एक सपने भी न केवल देखें, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए हम संकल्प करके आगे बढ़े। इतने ही इस समय कहकर शुभकामनाओं के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार।